वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के न्यू सिलेबस के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से। और सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। न्यू सिलेबस होगा बिल्कुल, और ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कैसे कैसे उन चैप्टर्स में आपके टॉपिक मिलेंगे, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विस्तार से आपके सिलेबस समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। और आपको एक बात यहाँ पर मैं और बताता चलूँ कि ये सिलेबस जो मैं आज डिस्कस करूँगा, ये सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ऐसा नहीं किसी एक विश्वविद्यालय के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं तो आप में भी यही जो है पूछा जाएगा सिलेबस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है सोशियोलॉजी में। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया, अब हम थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन से चैप्टर हमको देखने पड़ेंगे। पहला चैप्टर आपका है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, इनको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारणों को हम कारक भी कह सकते हैं। तो कुछ फैक्टर होते हैं खास करके जो कि समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों पर विशेष ध्यान भी देना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही सामाजिक परिवर्तन की मीनिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको यहाँ पर हमको समझना है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो अंग्रेजी में सोशल चेंज, मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हो विधिवत तरीके से सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझना है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर देखना है क्या होता है। इसके बाद में स्थिर और गतिशील समाज, यानी कि कौन से समाज स्थिर हैं और समाज स्थिर है तो क्यों स्थिर है, परिवर्तन हो रहा तो क्यों हो रहा है, और आखिरकार कौन से समाज गतिशील समाज कहे जा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सोशल चेंज को हम समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक अंतःक्रिया, इन दोनों का संबंध और इन दोनों में जो है इन दोनों को कहीं ना कहीं पे तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन के जो तमाम प्रकार के प्रतिमान होते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से प्रश्न एग्जाम्स में जरूर आएगा, जैसे कि प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान, जिसको कहीं कहीं पर आप देखते हैं प्रथम प्रतिमान को रेखीय प्रतिमान भी कहा जाता है। ठीक है, और लेखीय परिवर्तन के बाद में आप देखते हैं तरंगीय परिवर्तन एक होता है। ठीक है, एक परिवर्तन तो सीधी दिशा में होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो है पहले लोग हैंड फैन एक होता है, बेना जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, तो बेना से लोग हवा कर लेते थे। अब क्या हो रहा, पंखा चल रहा है, पंखा के बाद में क्या आप देखते हैं कूलर आई, कूलर के बाद में जो है और भी जैसे कि एसी का विकास हुआ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं लगातार क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ एक निश्चित क्रम में। जिस प्रकार से आविष्कार के द्वारा विज्ञान नित्य नए नए प्रयोगों के द्वारा अपने आप को जो है समष्टिवादी बता रहा है, यानी कि एक प्रकार से हर एक चीज़ में सफल होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमको समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कहेंगे रेखीय परिवर्तन, प्रथम प्रतिमान। इसके बाद में एक होता है तरंगीय परिवर्तन। बात की जाए तरंगीय परिवर्तन की तो कुछ इस प्रकार से, यानी कभी परिवर्तन उच्च दिशा में, कभी फिर जो है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है परिवर्तन, फिर नीचे। कुछ इस प्रकार से एक रेखा होती है, उसके ऊपर कभी जाता है, कभी नीचे, कभी समानांतर, इस प्रकार से परिवर्तन चलता रहता है। तो ये होता है तरंगीय परिवर्तन। ठीक है, यानी कि कभी कभी आप देखते हैं सामाजिक मूल्यों में कभी कभी गिरावट होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है उच्च सांस्कृतिक मूल्य आते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इस प्रकार से। और मैं चर्चा करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा खास करके विस्तार से, तो आपको बता दूंगा। उसके बाद में और भी प्रतिमान में आप देखते हैं जैसे कि एक जो है चक्रीय परिवर्तन हो, जैसे कि मौसम का परिवर्तन हो गया। ठीक है, गर्मी आई, फिर ठंडी आई, फिर बरसात आई, बरसात फिर मतलब बरसात के बाद में खास करके क्या आती, ठंडी। तो ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, इस प्रकार से एक साइकिल बन जाती, तो इसको कहते हैं। तो इन्हीं सभी को हमको समझना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न कारक हैं उन कारकों को समझना है। कारकों का कुछ आपसी संबंध होगा, तमाम प्रकार के कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, तो इन सभी कारकों का आपसी संबंध भी होगा, इन संबंधों पर भी हम चर्चा करेंगे।
और सामाजिक परिवर्तन की सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल जो चीज़ें होती है, यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ सोशल चेंज, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक परिवर्तन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही, खास करके आज के भौतिकवादी समाज में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही, सामाजिक परिवर्तन होने में क्या क्या चीज़ें सामाजिक परिवर्तन होने से उनको उसको रोकती हैं, उनको भी हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और सामाजिक परिवर्तन के समान अन्य शब्द कुछ और भी हैं, उनको जानना पड़ेगा। और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को भी हमको समझना है। तो ओवरऑल आपका चैप्टर 1 जो होगा, यानी कि लगभग इकाई 1 इतने में आपकी समाहित होने का प्रयास रहेगा। वैसे चैप्टर 1 में चैप्टर के हिसाब से इस सिलेबस को आपको बता रहा हूँ, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही सब चीज़ें पढ़नी है। और ये सब जितने पहलू लिखे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी परिभाषा छोटी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, तो इसको मैं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा तो इसमें आपको सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए जो जो मेन पॉइंट होंगे, फैक्टर्स होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि इन पर सभी पर विस्तार से हमको चर्चा ही करनी है, कुछ पर विस्तार से, कुछ पर थोड़ा सा वैसे हल्की नज़र डाल लेनी है, ठीक। तो भयभीत मत होइएगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, परेशान नहीं होना है, बहुत ही सरल पेपर आएगा। ओके। दूसरा चैप्टर आपका आएगा सामाजिक परिवर्तन, मतलब दूसरा चैप्टर आपका आता है सामाजिक परिवर्तन के जैविक और जननांकिकीय कारक। जो ऊपर आप लोगों ने भी चैप्टर 1 में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक वाला जो है जो फैक्टर देखा होगा, तो उसी फैक्टर का देखिए चैप्टर 2 आ गया। तो यानी कि जो भी आप पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर की कहीं ना कहीं पे पृष्ठभूमि आपकी मजबूत करेगा, उसको तैयार करेगा, एक नींव बनाएगा पढ़ने के लिए, एक धरातल आपको व्यापक स्तर पर देने का प्रयास रहेगा। तो सामाजिक परिवर्तन के जैविक और जननांकिकीय कारकों के बारे में, कुछ जैविक कारक होते हैं जिनसे समाज में परिवर्तन होता है, उनको समझना है। कुछ जननांकिकीय यानी अनुवांशिकीय रूप से एक बहुत परंपरागत रूप से चले आ रहे कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि बायोलॉजिकल यानी जैविक जो है रीजंस या फैक्टर्स, या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक्स आप के समक्ष यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जनसंख्या का परिवर्तनशील आकार, जिस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तित हो रही है, उसका आकार जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या का, उस जनसंख्या के परिवर्तन के फलस्वरूप आप देखते होंगे समाज में भी परिवर्तन होता है, तो उसको हमको समझना है। और सामाजिक परिवर्तन, देखिए जनसंख्या का मतलब परिवर्तनशील आकार तथा सामाजिक परिवर्तन, इसका मतलब यही है कि सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या के आकार में जो चेंजमेंट आ रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको समझना है। इसके बाद में जनसंख्या की रचनाओं में परिवर्तन, जनसंख्या की जो रचनाएं होती हैं उन रचना में किस प्रकार से जनसंख्या की संरचना, कहीं पर विरल जनसंख्या है, कहीं पर सघन जनसंख्या है, तो ये जो संरचना स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉपुलेशन, उसके अनुसार किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको। इसके अलावा प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत की आलोचना जो विद्वानों ने की उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक प्रवरण और मानव समाज, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और सामाजिक प्रवरण क्या होता है इसको समझेंगे। सामाजिक प्रवरण के तरीके क्या क्या होते हैं, सामाजिक प्रवरण के रूप कितने होते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक प्रवरणों में जो है प्रवरणों में क्या अंतर होता है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये समाप्त होगा जो है मतलब चैप्टर 2। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 में हम देखिएगा माल्थस का जनसंख्या संबंधी परिवर्तन का सिद्धांत हमको पढ़ना है, यानी कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, जनसंख्या का परिवर्तन, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है माल्थस का, और फेमस भी सिद्धांत है इनका। तो उस सिद्धांत पर हम अपनी फोकस दृष्टि केंद्रित करेंगे और विस्तार समझेंगे, तो परेशान नहीं होना आपको। अब माल्थस का जो सिद्धांत है, इनकी माल्थस के सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं उनको जानेंगे। और चूंकि माल्थस का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्यता पर आधारित नहीं है, कुछ मात्रा में इसमें सत्यता है, कुछ मात्रा में विद्वानों ने आलोचनाएं भी इसकी करी हैं। वैसे तो मैं बता दूं, दुनिया का कोई भी सिद्धांत वास्तविक रूप से पूर्ण नहीं होता है, उसमें अशुद्धियां होती हैं, लेकिन कुछ में ज़्यादा अशुद्धियां होती जिनकी आलोचनाएं कटु तरीके से होती, बहुत लोग करते हैं, और कुछ में शुद्धियां कम होती जिनकी आलोचनाएं कम होती हैं। आलोचना माने क्रिटिसिज्म, यानी कि जब किसी की कुछ बुराई की जाए, ठीक है, कुछ मात्रा में बुराई, अच्छाई बताते हुए बुराई करने का प्रयास, वो आलोचना कही जाती है खास करके। और खास करके जब किसी सिद्धांत की आलोचना की जाती है तो उसकी कमियों को बताया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। चौथा प्रश्न आपके मतलब कि चौथा जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हमको क्या पढ़ना, देखिए सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय कारक।
चूंकि जननांकीय कारक और इनको हम समझ रहे थे वहाँ पर डेमोग्राफिक रीजन्स सोशल चेंज के, इसीलिए वहाँ पर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी हमको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि जनसंख्या अगर उसके पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में हमको पढ़ना है और मैंने माल्थस का सिद्धांत पर चर्चा नहीं करी तो फिर अधूरा रह जाएगा, इसीलिए उसको सिलेबस में आपके जो है मतलब अंकित कर लिया गया, उसको समाहित कर लिया गया। तो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय कारकों पर जब हम चर्चा करेंगे, यानी कुछ प्रौद्योगिकीय कारक होते हैं, कुछ आर्थिक कारक होते हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रौद्योगिकी कारक की मैं बात करूं चाहे आर्थिक यानी इकोनॉमिकल रीजंस या फैक्टर्स, या प्रौद्योगिकीय यानी कि लगभग जो है टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं सोशल चेंज के, वो दोनों कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के जब हम इन दो फैक्टरों को साथ साथ जो है पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा विधिवत तरीके से सामाजिक परिवर्तन समझ में आ जाएगा। तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, इसको समझेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको प्रौद्योगिकी का अर्थ समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का जो है अर्थ यानी कि उसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। आधुनिक समाज और यांत्रिक युग को भी हमको जानना पड़ेगा। आज का जो भौतिकवादी समाज है, जो एक प्रकार से मुख्य रूप से यंत्रवत हो चुका है, आप देखते हैं हर एक काम यंत्र यानी मशीनों ने ले लिया है। अब मजदूर भी जो है हाथों से काम उतना नहीं करते जितना मशीनों से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यंत्रीकरण जो जिस प्रकार से हुआ, इसके कारण से आप देखते हैं समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, उसको समझने का प्रयास। यंत्रीकरण और सामाजिक परिवर्तन, देखिए वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि यंत्रों ने जो काम ले लिया, समाज जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे मनुष्यों पर आधारित था, वही समाज आज मशीनों पर आधारित हो रहा धीरे धीरे। तो क्या परिवर्तन आ रहा है उसको समझना पड़ेगा। यंत्रीकरण और सामाजिक मूल्य, जिस प्रकार से यंत्रीकरण बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप देखते हैं सामाजिक मूल्यों में भी लगातार गिरावट हो रही, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन हो रहा। तो उन सभी चीज़ों को समझेंगे। परिवहन तथा संचार के साधन और यंत्रीकरण, जिस प्रकार से यंत्रीकरण के माध्यम से आप देखते हैं परिवहन के साधन में, यंत्रीकरण के माध्यम से आप देखते हैं नई नई कार और नई नई बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखते हैं, जो है रेल इंजनों का विकास हुआ, ट्रेन का विकास हुआ, और हेलीकॉप्टर जो है हवाई जहाज का विकास हुआ। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भांजते हुए उड़ जाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो है दैनिक जो आविष्कार या फिर जो उपयोगी आविष्कार हैं, इनके माध्यम से समाज में कई परिवर्तन होते हैं। तो उनको समझना है। कृषि तथा यंत्रीकरण, कृषि के माध्यम से जहाँ पर पहले आप बैल से खेती करते थे, ट्रैक्टर का विकास हुआ, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर से लेकर के तमाम प्रकार के ऐसे यंत्रों का विकास, थ्रेसर से लेकर के, और जो है आप देखते हैं कि जो है धान दरने तक की मशीन, या फिर गेहूं आप देखते हैं पहले जाते पीसा जाता था, आज गेहूं के लिए चक्की, बिजली की चक्की, हर प्रकार की चीज़ें। मतलब ये आप देखते किस प्रकार से पहले का समाज कैसा था, आज का समाज। तो यंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से बहुत इफेक्ट पड़ा है मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक मापदंडों पर, यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों पर भी यंत्रों के माध्यम से। आजकल जो यंत्र हैं यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इन सभी के माध्यम से आप देखते हैं कि सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो संबंध हैं मनुष्य के समाज में, उन संबंधों पर किस प्रकार से कमियां आई हैं। लोग बगल में बैठ करके व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, इधर दीवार के उस पार कोई बैठा है, दीवार के इस पार कोई बैठी है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करते हैं, बगल में बैठ करके सामने बातचीत नहीं करते हैं। तो आप देखिए, जो पहले बिहारी का एक दोहा आपको याद आता होगा, इसी पर मुझे तो याद आता कि जो है भरे भुवन में करत है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। जिस प्रकार से पहले नैनों के माध्यम से बातें होती थी, आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से चुप गुप में बातें हो जाती हैं। तो वो नैनों की बातों को कहीं ना कहीं पे व्हाट्सएप ने अपने आप में खींच लिया। ये भी एक प्रकार से परिवर्तन है, और ये सामाजिक परिवर्तन आज देखते हैं। पहले लोग जो है कुएं की धरन पर बैठ करके क्या करते थे, जो है खूब बातचीत करते थे। वहाँ पर जब गांव की औरतें पानी भरने आती थी तो हंसी मजाक भी लोग कर देते थे, देखते थे, सबकी जो चाल होती थी उनको समझते थे। तमाम प्रकार की चीज़ें। पहले क्या होता था कि अलाव जला करके लोग ठंडी में बैठ करके खूब बातचीत किया करते थे। आजकल आप देखते हैं रजाई में लेट करके लोग फ़ोन चला रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार का परिवर्तन हो। सामाजिक संबंध जो पहले आपसे मतलब बच्चे और पिता का होता था, क्या आजकल वो संबंध बन नहीं पा रहा है? बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। आप देखते हैं पहले के जो है बच्चे जब सुबह सुबह उठते थे तो प्रणाम करते थे अपने पिताजी को, आजकल जो है गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो ये तमाम प्रकार का परिवर्तन यंत्रीकरण के माध्यम से हुआ, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हुआ। प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव भी हम देखेंगे, और प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव हम देखेंगे। मुख्य रूप से आजकल जो
सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हुआ है उसका मुख्य प्रभाव यंत्रीकरण यानी कि प्रौद्योगिकी ने लिया, टेक्नोलॉजिकल मामले ले लिए हैं। आगे हम समझते हैं पांचवा आपका जो चैप्टर आएगा उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन का कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स जो है ये बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं। अगर समाजशास्त्र आपने पढ़ा और कार्ल मार्क्स के विचारों को नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं पे आपने समाजशास्त्र सही तरीके से नहीं पढ़ा। समाजशास्त्र मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये केवल समाजशास्त्री ही नहीं, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, यानी कि राजनीति शास्त्री भी ये रहे हैं। इसके अलावा इनकी बात की जाए तो ये हिंदी साहित्य में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी साहित्य या फिर मतलब अलग अलग साहित्य पर जिस प्रकार से इनका प्रभाव आता है, साम्यवादी विचारधारा जो इनका है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा, जो इन्होंने पूंजीवाद का घोर विरोध किया, इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हर एक विषय में। कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज की जो कार्ल मार्क्स की थियरी है इसको यहाँ पर समझना पड़ेगा हमको और जानेंगे। अब इनका जो है कुछ द्वंदात्मक भौतिकवाद है उसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद को जानेंगे इनके, ठीक है, और द्वंदात्मक भौतिकवाद को समझेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों की समालोचना भी करेंगे, कहाँ किस हद तक इनके जो सिद्धांत हैं वो ठीक है, किस हद तक इसमें कमियां रही हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 6 पर पहुंचेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमको सामाजिक परिवर्तन के वेवलिन का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बाद में हम वेवलिन का सिद्धांत पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं इन सभी चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखी है। और जब आप बीए सेकंड ईयर पेपर 2 आप 2022 का चाहे मॉडल पेपर देख लीजिएगा, चाहे आप 2021 का देखिएगा, चाहे 2020 का मॉडल पेपर देखिएगा हमारा, या फिर उसमें मैंने चैप्टर वाइज वीडियो पढ़वाया ही, तो मार्क्स, वेवलिन इन सभी के विचारों पर चर्चा भी करी है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बीए सेकंड ईयर पेपर 2 सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मतलब कि जो है नियंत्रण, इन दोनों, यही पेपर का नाम है, उसमें मैंने पढ़ाया सामाजिक परिवर्तन पूरा का पूरा। तो सामाजिक परिवर्तन का वेवलिन का सिद्धांत आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेवलिन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये इसमें हमको क्या पढ़ना, वेवलिन के सिद्धांत की समालोचना देखनी है। और वेवलिन और मार्क्स इन दोनों के विचार कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा लगभग कुछ मात्रा में सेम ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंतर भी मिलेगा। तो वेवलिन और मार्क्स के सिद्धांतों में जहाँ कुछ समानताएं हैं वहीं कुछ अंतर भी हैं, तो उन अंतर को भी हमको समझना है चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत। उसके बाद में 7वां चैप्टर आपका आएगा। 7वें चैप्टर में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक कुछ हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। आगबर्न और सोरोकिन, पीटरिम सोरोकिन और आगबर्न, इन दोनों का सिद्धांत यानी कल्चर फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, थ्योरीज ऑफ आगबर्न एंड पीटरिम सोरोकिन, इन दोनों के सिद्धांतों के माध्यम से हम जो कल्चरल फैक्टर है सोशल चेंज का उसको हम समझेंगे, सांस्कृतिक तत्व। ओके, तो संस्कृति के आवश्यक तत्व जो है, संस्कृति की आवश्यक तत्व उनको समझेंगे। पहले कौन कौन से होते हैं, संस्कृति की क्या विशेषताएं होती, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर्स। इसके बाद में भौतिक और अभौतिक संस्कृति यानी कि फिजिकल एंड नॉन फिजिकल जो कल्चर्स होते हैं उनको समझेंगे। आगबर्न का निमकाप इसी मामले में हम जान लेंगे। सांस्कृतिक पिछड़ाव की जो धारणा है उसको जानेंगे। ये सिद्धांत जो है मतलब सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहा जाता है इसको, सांस्कृतिक पिछड़ाव की धारणा, तो इसके बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक पिछड़ाव के सिद्धांत की आलोचना देखेंगे, सांस्कृतिक संघर्ष देखेंगे, सांस्कृतिक विसंयोजिता मतलब की संस्कृति देखेंगे, और सामाजिक परिवर्तन के निर्णायक के रूप में मैक्स वेबर का हम मत देखेंगे। पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंटवाद जो है इसके बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, मैंने शुरू में बताया जिस प्रकार से मौसम का परिवर्तन होता है वैसे सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से चक्रीय परिवर्तन होता है समाज में, उसको देखेंगे। पीटरिम सोरोकिन का सिद्धांत देखते हुए और भारत में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है इसको भी यहाँ पर हमको समझ लेना है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर आपकी समझ में आ गई होंगी। बात की जाए अगर हम 8वें चैप्टर में, तो 8वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय चक्रीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के जो रेखीय सिद्धांत है और चक्रीय सिद्धांत मैंने आपको बताया शुरुआत में ही प्रतिमानों के अंतर्गत। देखिए मैंने बताया था जो चैप्टर आपका 1 है वो कहीं ना कहीं पे पृष्ठभूमि तैयार कर देगा आपके लिए, अन्य चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे वो एक जानकारी, एक धरातल प्रदान करेगा आपके लिए। ओके, चले तो यहाँ पर आप देखते हैं जो है लाइनर एंड जो है साइक्लिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, रेखीय सिद्धांत पहले हम देखेंगे। भौगोलिक निश्चयवाद भी हम समझेंगे क्या होता है,
जैविक निश्चयवाद की अवधारणा को समझेंगे, संस्कृति का प्रसार संबंधी जो कुछ विचार हैं उन विचारों पर चर्चा करेंगे, आगबर्न का सिद्धांत हम समझेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय का सिद्धांत समझेंगे जो कि समाज के परिवर्तन से ही संबंध रखता है, मार्क्स का सिद्धांत समझेंगे, कार्ल मार्क्स का चक्रीय सिद्धांत जानेंगे, पेट्रिम सोरोकिन का सिद्धांत समझेंगे, पेरेटो का सिद्धांत, आर्नोल्ड जे टाइनवी का सिद्धांत, इसके अलावा आजवाल्ड स्पेंगुलर का सिद्धांत, अल्फ्रेड एल क्रोबर का सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांतों की समालोचना करेंगे। ये तमाम प्रकार के सिद्धांत जो हैं कहीं ना कहीं पे ये रेखीय और जो है चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या करने वाले जो है क्या हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, तो इनको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और विधिवत तरीके से जानने का प्रयास। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले जो है जियोग्राफी का सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूं और पॉलिटिकल साइंस का कल क्लास आपकी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इंग्लिश की मैं जल्दी क्लास आपके समक्ष दे दूंगा आप जो है सिलेबस की। इसके अलावा और भी मैंने एक सब्जेक्ट आपको हिंदी साहित्य का सिलेबस बता दिया, आप लोगों ने देखा होगा, और जल्द ही अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस आपके लिए जल्द ही आएंगे। ओके, परेशान नहीं होना। तो ये सब आप सिद्धांतों को देखिएगा। उसके बाद में 9वां आपका जो आएगा, 9वां चैप्टर आपका कौन सा भाई, 9वां चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर, 9वां नंबर चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। जी, किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन्फो टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की नीति जो आई है उसको पहले समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जो ईमेल होता है उसको जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है यानी ई कॉमर्स को समझेंगे, इंटरनेट क्या होता है इसको जानेंगे, और इसके अलावा आप जो है कन्वर्जेंस क्या होता है इसको समझाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति आई है समाज में, इसके माध्यम से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों पर भी हम अच्छी खासी नज़र डालेंगे। तो यहाँ तक मैंने सभी चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बीए सेकेंड ईयर पेपर 2 आप देख लीजिएगा। तमाम प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में आप इसको देख लीजिएगा। ओके, आप सर्च करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकेंड ईयर पेपर 2 शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो मेरे वीडियोज़ आएंगे, उनको आप तब तक के लिए देखिए जब तक कि आपकी न्यू क्लासेस नहीं चलती। ओके, आगे देखते हैं। 10वां चैप्टर आपका आएगा सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास को भी मैंने पढ़ाया है उसी में, सोशल इवोल्यूशन, और सामाजिक उद्विकास का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। इसके अलावा डार्विन महोदय ने सामाजिक मतलब कि उद्विकास का सिद्धांत जो है डार्विन महोदय ने दिया था, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए उद्विकास के सिद्धांत की तो हर्बर्ट स्पेंसर ने मनुष्य से संबंधित जो है उद्विकास का सिद्धांत दिया था। तो मैं दोनों के विचारों पर यहाँ पर चर्चा करूँगा। वैसे डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में सामाजिक उद्विकास के कारक कुछ हैं, यानी कि सामाजिक उद्विकास किस प्रकार से हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों पर मेरी पैनी नज़र रहेगी। उसके बाद में आधुनिक युग से आधुनिक युग तक का जो मतलब कि आदिम युग से आधुनिक युग तक का जो सफ़र रहा है, किस प्रकार से मानव जब जो है पशु था, पशुोत्पात यानी कि जब मानव आदि मानव था उससे लेकर के और मनुष्य का जो होमोसेपियंस जो फंडा यानी हम लोग हैं, यहाँ तक की जो एक लंबी प्रक्रिया रही, इस लंबी प्रक्रिया को समझने का प्रयास रहेगा। सामाजिक उद्विकास को समझेंगे, किसे कहते हैं, आर्थिक जीवन की दृष्टि से समाज का उद्विकास किस प्रकार से हो रहा है, पारिवारिक जीवन में उद्विकास और धार्मिक समितियों का उद्विकास, समाज के उद्विकास के विभिन्न स्तर कौन कौन से, इन सभी चीज़ों की समालोचना को समझने का प्रयास रहेगा। उद्विकास भी सामाजिक परिवर्तन की ही भांति समाज में एक प्रकार की विधिवत तरीके से लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया होती है। हम जब पढ़ाएंगे तो सामाजिक उद्विकास को एकदम से फोड़ फोड़ करके आपको बता देंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास दोनों में अंतर भी होता है, उन अंतर पर भी मैं जो है विस्तार से प्रयास करूँगा समझाने का आपको, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न जरूर आता है। अगला आपका जो 11वां चैप्टर होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 11वां चैप्टर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, सामाजिक प्रगति और जो है उसका विकास। सामाजिक प्रगति की बात की जाए तो सामाजिक प्रगति और उसके विकास से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास दोनों में अंतर को लेकर के जो है हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, और इस बार भी मेरे हिसाब से यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा लघुत्तरीय टाइप का। ओके, पेपर आपका लिखित ही होना है, अधिकतर विश्वविद्यालयों का कुछ का ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी लगभग लिखित ही होने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, उसको हमने उद्विकास को क्या कहा है, एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन उसको कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको क्या कहते हैं, सामाजिक प्रगति को सोशल प्रोग्रेस कहते हैं। जब समाज प्रोग्रेस कर रहा होता है तो इसके बारे में सामाजिक प्रगति क्या होती है इसको समझेंगे, प्रगति की परिभाषा समझेंगे, सामाजिक प्रगति की विशेषताओं को देखेंगे, मानव इतिहास में प्रगति का क्या स्थान है उसको समझेंगे, सामाजिक प्रगति के मापदंड कौन कौन से हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि आखिरकार समाज में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रगति की सहायक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, आखिरकार कब समाज में प्रगति होगी, इसको ऐसी कौन सी दशाएं होती जिनके माध्यम से हमको पता चलता है कि समाज में प्रगति हो रही है। ठीक, विकास और प्रगति में अंतर। देखिए ये टॉपिक बहुत ही मशहूर टॉपिक है, एग्जाम में लगातार प्रश्न बना है। और उसके विकास को हम समझेंगे, और विकास के मापदंड क्या होते हैं, विकास यानी सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक मापदंड मतलब उसके विकास के मापदंड, विकास कितने प्रकार का होता है, प्रगति और विकास में भी क्या अंतर होता है इसको समझेंगे। देखिए विकास अलग है, विकास अलग है, प्रगति अलग है, और सामाजिक परिवर्तन, ये तमाम प्रकार के 4 पहलू मुख्य रूप से आपके समक्ष आए हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास। ठीक, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तमाम पहलू जो है 4 पहलू, इन चारों पहलुओं में अंतर परस्पर हम देखेंगे और इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास। 12वां चैप्टर आपका है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण को अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। आधुनिकीकरण की अर्थ परिभाषा यानी कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे हम, और आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण के बारे में हम तुलनात्मक चीज़ों को देखने का प्रयास, जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन और पश्चिमीकरण यानी कि एक प्रकार से जो पाश्चात्यकरण है, पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन जिसको आप कहते हैं, तो ये किस प्रकार से दोनों संबंधित है और मुख्य रूप से संबंधित भी हैं। हम और आज आप लोग कटी फटी जींस पहनते हैं, ये पश्चिम की ही देन है। ठीक, तो इसको हम समझेंगे और आधुनिकीकरण के स्तर को समझेंगे। ठीक है, आधुनिक समाज की विशेषताएं और आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है भारतीय समाज पर, या समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे विधिवत स्तर पर। इसके बाद में 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृति मतलब कि जेसन जिसको कहते हैं। तो संस्कृतिजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति अगर कोई चीज़ कुछ कर रहा होता है, कोई छोटा व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, अनुकरण करके उसको अपना दे रहा है, तो वही चीज़ होती है आपकी संस्कृतिकरण। ओके, यानी कि मान लेते ब्राह्मण लोग जो है या फिर जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो दहेज पहले देते थे, उसी के अनुकरण पर जो है निम्न कास्ट के लोगों ने भी दहेज देना लेना प्रारंभ कर दिया, और उसी के लिए दहेज एक प्रकार से एक समस्या आज हमारे जीवन में आकर के बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं पे संस्कृतिकरण मतलब ये है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई हीरो हीरोइन की मैं बात करूँ, वो कटी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, तो हम लोग भी उनका अनुकरण करके कटी फटी जींस पहन के आजकल घूम रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये संस्कृतिकरण हो गया। ठीक है, यानी जो उन्होंने किया उसको मैंने अपनाया, ये तो अनुकरण हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि उनसे मैंने कुछ सीख करके अपने अंदर किया। तो इसी प्रकार से जो चीज़ें हम किसी दूसरी चीज़ों से सीख करके करते हैं, ठीक है, किसी बड़े तबके का हम सीखते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा तो हम भी ऐसा करें, ये चीज़। ठीक, जैसे कि मुंबई में गणेश पूजा होती है, आज पूरे जो है भारतवर्ष में होने लगी, धीरे धीरे लोग देख देख करके कर रहे हैं, तो ये सब भी संस्कृतिकरण है। ओके, तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम, संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण। जिस प्रकार से ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण दोनों एक दूसरे से संबंधित कहीं ना कहीं पे हैं, तो इनको हम समझेंगे। संस्कृतिकरण और गतिशीलता, वर्ण जाति और संस्कृतिकरण, इसको देख के मैंने बताया नहीं था कि जो है बड़ी बड़ी जो जातियां हैं उनके अनुसार जो निम्न जातियां हैं उन्होंने अपनाया कुछ चीज़ों को अपनाया, कुछ चीज़ों को नहीं अपनाया, तो ये संस्कृतिकरण ही है। संस्कृतिकरण का क्या उद्देश्य है इसको समझेंगे, इसके क्या आइडियल यानी आदर्श रहे उनको समझेंगे। लंबवत और क्षैतिज एकीकरण के बारे में जानेंगे। प्रभु जाति क्या होती है इसको समझेंगे। जाति प्रथा की 2 स्पष्ट प्रवृत्तियों को जानेंगे। जनजातीकरण और संस्कृतिकरण जानेंगे। भारत की प्रभुति जातियों के बारे में संस्कृतिकरण, अनुलोम गमन और जो है संस्कृतिकरण, राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृतिकरण, क्या असंस्कृतिकरण भी संभव है या उपसंहकार, इन सब तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास। ये देखिए कोई बड़ा मतलब इतना लंबा कोई चैप्टर ये सब नहीं है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक्स हैं, इन सभी पर चर्चा मैं करूँगा। ज़्यादातर प्रश्न नहीं, आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण में जो है संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे प्रश्न। या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण का अर्थ बताते हुए उसकी विद्वानों के द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं पर चर्चा कीजिए। यह संस्कृतिकरण और गतिशीलता
को समझाते हुए वर्ण, जाति और संस्कृतिकरण के बारे में समझाइए। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसी प्रकार से आपका अगला 14वां प्रश्न है, मतलब कि मतलब चैप्टर आपका आ चुका है पश्चिमीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, जिस प्रकार से पश्चिम के जो समाज हैं जो कर रहे हैं या फिर जो करके छोड़ दिया है, उसको आज भारतीय समाज उसका अनुकरण करके उसको कर रहा है और यहाँ पर उसको सामाजिक प्रगति बताया जा रहा है। और मेरे हिसाब से सामाजिक प्रगति नहीं है, सामाजिक एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे गिरावट है, उसमें मूल्य में गिरावट हो रही है। पश्चिमीकरण का अर्थ समझेंगे, पश्चिमीकरण का प्रारूप देखेंगे कैसा है, पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताओं को चर्चा करेंगे, पश्चिमीकरण का प्रभाव और उपसहंकार समझेंगे, यानी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर होता है इसको जानेंगे। उपसहंकार का मतलब कंक्लूजन, आखिरकार पश्चिमीकरण की क्या स्थिति है भारत में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसी को उपसहंकार यानी कंक्लूजन बोल सकते हैं। ठीक, 15वां जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या, धर्म निरपेक्षीकरण, यानी कि सेक्युलर, मतलब कि सेक्युलरी, मतलब कि सेक्युलर माने होता है धर्मनिरपेक्ष, तो सेक्युलराइजेशन यानी जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ समझेंगे क्या है, इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य जानेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव देखेंगे, किस प्रकार से भारत में या अन्य देशों में पड़ रहा है, और सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो रहा है। ओके, आगे समझते हैं। 16वां चैप्टर आपका आ रहा है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम चर्चा करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, यानी भूमंडलीकरण का अर्थ, भारत में भूमंडलीकरण एवं आर्थिक सुधार, भूमंडलीकरण का प्रभाव, भूमंडलीकरण के दुष्परिणाम और निष्कर्ष एवं सुझाव, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में पूछेगा भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, या भूमंडलीकरण का अर्थ बताते हुए भूमंडलीकरण एवं आर्थिक सुधार पर चर्चा कीजिए भारत में। तो ये पूछ सकता है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, भूमंडलीकरण के दुष्परिणाम और उससे निपटने के लिए कुछ उपाय या सुझाव बताइए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से हावी हो रहा है हर एक समाजों पर, उसको देखने का प्रयास रहेगा। वहीं आगे बढ़ते 17वां चैप्टर आपका आ गया। 17वां नंबर चैप्टर क्या है भाई, 17वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण, यानी कि आप देखते हैं स्थानीयकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, यूनिवर्सलाइजेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो भी पैरोचिलाइजेशन, जो कुछ भी लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, चूँकि मुझे अंग्रेजी पढ़ना उतना अच्छे तरीके से आता नहीं है। आगे समझते हैं। अर्थ स्थानीयकरण की विशेषताएं, सार्वभौमिकीकरण का अर्थ, इस सभी चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मतलब अगला आपका पॉइंट है सार्वभौमिकीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर क्या होता है, अंतर पर भी चर्चा करेंगे, और खास करके अंतर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ओके, आगे समझते हैं। 18वां प्रश्न आप, मतलब 18वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा हम समझेंगे, क्योंकि आपके पेपर का नाम क्या है, सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो भारत के स्तर पर आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन तमाम प्रकार की चीज़ों को समझना है। तो सामाजिक आंदोलन जो हो रहे हैं उन आंदोलन के बारे में हमको, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, उसकी सामाजिक आंदोलन की महत्ता क्या है, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या हैं, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न स्तर हैं, उन स्तरों पर चर्चा करेंगे हम। सामाजिक आंदोलन की यांत्रिकी के माध्यम से किस प्रकार सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं उसके बारे में, सामाजिक आंदोलन के प्रकार चर्चा करेंगे, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन देखेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलन का अर्थ, सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, ब्रह्म समाज तथा समाज सुधार के बारे में चर्चा करेंगे, आर्य समाज के माध्यम से किस प्रकार समाज में सुधार हो उसको चर्चा करेंगे, रामकृष्ण मिशन और समाज सुधार देखेंगे हम। रामकृष्ण मिशन के द्वारा, मतलब इस मिशन में समाज सुधार के किन किन पहलुओं पर चर्चा की गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किस प्रकार समाज सुधार में मुख्य भूमिका निभाई गई। बंगाल का समाज सुधार आंदोलन, ठीक है, महाराष्ट्र का समाज सुधार आंदोलन, 20वीं सदी का सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन में अंतर समझेंगे। सामाजिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की प्रकृति को जानेंगे। सामाजिक क्रांति के मुख्य कारकों पर चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक क्रांति कैसी है, सुधार, सामाजिक आंदोलन, सुधार आंदोलन का उद्देश्य, विद्रोह,
पुनरुद्धार आंदोलन, सामाजिक क्रांति का आंदोलन, राज विद्रोह प्रति आंदोलन, ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लगभग 2-3 वीडियो लग जाएगी इसको बनाने में, मतलब इसको समझने में हमको। सामाजिक आंदोलन, ओके, ये बड़ा चैप्टर आपका है और आपके 20 चैप्टर को मिला करके हैं। 19वां चैप्टर आपका कौन सा है? देखिए 19वां चैप्टर जो आपका आएगा, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप अगर चाहते हैं सभी पर वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, हाँ सर इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। संरचनात्मक और प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य होते हैं सामाजिक आंदोलन के। मर्टन का कुछ योगदान ना इसमें, इसको समझेंगे। प्रकार और अप्रकार जो है सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी मत देखेंगे हम सामाजिक आंदोलन पर, और संसाधन जुटाने का जो सिद्धांत होता है इसको भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसी में। और आपका लास्ट चैप्टर है विभिन्न सामाजिक आंदोलन, ठीक। तो यानी कि जो है वेरियस सोशल मूवमेंट, कृषक आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन पर चर्चा करेंगे। श्रमिक आंदोलन कुछ हुए हैं, दलित आंदोलन हुए हैं, और महिला आंदोलन हुआ है, और आजकल पर्यावरण आंदोलन। तो ये सब समकालीन आंदोलन हैं जो आज भी चल रहे हैं। कृषक आंदोलन हुआ, श्रमिक आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, महिला आंदोलन हुआ, पर्यावरण आंदोलन हुआ। तो ये सब मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका लगभग 20 चैप्टर में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होगा। निश्चित तौर पर आपकी समझ में यह पाठ्यक्रम आया होगा। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलाने का प्रयास रहेगा। तो एक बार अपने जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो अपलोड होने के बाद में कि जो है इस पर क्लास कंटिन्यू हो। आप लोग कमेंट सेक्शन बता करके बताइएगा किस प्रकार से आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप और बताइए, किस प्रकार की वीडियो आपको और पसंद है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स को देखा जाएगा, उसके बाद में उस पर विचार करके वीडियो अवश्य बनेगी। इंग्लिश का जल्दी आपके समक्ष आएगा, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए होगा। पॉलिटिकल साइंस का अपलोड हो चुका, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न पहलुओं पर हिंदी और अंग्रेजी, इस प्रकार से सोशियोलॉजी में मैंने अभी बताया हिंदी और अंग्रेजी में, उसी प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी में जो है इस सिलेबस को बता दिया मैंने, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हिंदी साहित्य और हिंदी मतलब कि हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य जो पढ़ना है, इसका जो सिलेबस है आपका BA 3rd सेमेस्टर का, इसको मैंने बता दिया है। जियोग्राफी का सिलेबस भी हो चुका, तो आप लोग इन सिलेबस को देख लीजिएगा। और सभी यूनिवर्सिटी मतलब कि सभी संबंधित बुक्स बता दिए हैं, कौन कौन सी बुक्स चाहिए उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।